हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम लोग संविधान संशोधन टॉपिक पे चर्चा करेंगे। संविधान संशोधन के संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में प्रावधान है, जिसमें यह कहा गया है कि संसद को अधिकार है संविधान में संशोधन करने का किया गया है। और जहां तक संशोधन की बात है तो संशोधन के अंतर्गत आते हैं कि संविधान में किसी भी तरह का परिवर्तन, मतलब कुछ एग्जिस्टिंग जो प्रोविजंस है उसमें परिवर्तन, कुछ नया चीज जोड़ना या फिर जो पहले से है उसको समाप्त करना, ये सारे जो है संशोधन के अंतर्गत आते हैं। संशोधन जो रखा गया है प्रावधान, जो संविधान निर्माताओं का जो उद्देश्य रहा है इसमें कि संशोधन क्यों रखा जाए, तो इसका उद्देश्य ये रहा था कि एडजस्टमेंट, कि बदलती हुई मैंने समायोजन करना है। बदलती हुई परिस्थिति जो होती है, नई जरूरतें उत्पन्न होती हैं प्रशासन के, वैधानिक जरूरतें, उसमें वो एडेप्ट कर सके संविधान, तो उसके लिए जो है संशोधन का प्रावधान रखा गया है। और यही है, तो ये क्या है, ऑलवेज इवॉल्विंग है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नए दिशा, नया परिस्थिति, हर में वो एडजस्ट करेगा। और एक चीज ये है, ये जो संशोधन का प्रावधान है वो संविधान को लचीलापन देता है। लचीलापन मतलब ये गुण है भारतीय संविधान का, फ्लेक्सिबिलिटी है, कि जो लिखा हुआ है ठीक है, वो तो है, रिटन है, जो उसको एक रिजिडिटी देता है कि रिटन है, हर को फॉलो करना है। लेकिन जो लिखा हुआ है जरूरत पड़ने पर उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है, और इसीलिए कहा जाता है भारतीय संविधान लचीला भी है। और ये लचीलापन जो संविधान को मिलता है वो अमेंडमेंट के प्रावधान से ही है, फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें। तो ये हुआ, तो हम लोग डिफाइन किया क्या है अमेंडमेंट। अब क्या है, संसद को तो अधिकार दिया गया है, लेकिन इसके जो है संविधान के जो अलग अलग प्रावधान है, डिफरेंट प्रोविजंस जो हैं, उसके लिए अलग अलग प्रक्रिया का उल्लेख है कि कौन सा प्रावधान का संशोधन करना है, उसके लिए अलग अलग है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें कि जो प्रक्रिया है उसमें यही है कि कितने मेजोरिटी से, मतलब संसद का जो विधेयक पारित करने के जो अलग अलग विषय के लिए जो बहुमत की जरूरत होती है, एक कहलाता है साधारण बहुमत, एक विशेष बहुमत। तो यहां पर क्या है, वही अलग अलग प्रावधानों के लिए अलग अलग प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया मुख्य रूप से 3 प्रकार का है। एक ऐसा कि कुछ प्रावधान, सर्टेन प्रोविजंस जो होते हैं, उसको जो है संसद के सिंपल मेजोरिटी, जिसको कहें साधारण बहुमत से पारित होने की जरूरत है। देखिए, सर्टेन प्रोविजंस रिक्वायर सिंपल मेजोरिटी टू अमेंड, साधारण बहुमत। उसके बाद कुछ प्रावधान जो है संसद के विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी, मतलब उपस्थित का 2/3 बहुमत, विशेष बहुमत से पारित होने की जरूरत। और ज्यादातर ऐसा ही है। और कुछ ऐसा है प्रावधान जिसको विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति, आधे से अधिक राज्य जो सहमत होते हैं, मतलब वहां पर सहमति करने का, वहां की विधान पालिका में पारित होगा, वहां पर साधारण बहुमत से ही। तो इस तरह का है। अब ये जो प्रोसेस है अलग अलग प्रावधान के लिए, लेकिन ये जो सिंपल मेजोरिटी वाला कुछ प्रावधान है वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत, और ये जो बाकी जो 2 बचे वो आर्टिकल 368 में उल्लेख। तो जैसा ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत जो है ऐसा प्रावधान है, जैसे राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन, फिर कुछ जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पद हैं उनके वेतन का उल्लेख, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जजेस, गवर्नर, क्या वेतन होगा, उसके लिए भी संविधान में संशोधन किया जाता है। वो वेतन वगैरह में परिवर्तन, तो वेतन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का,
उसके बाद विधान परिषद किसी राज्य में वगैरह बनाना है तो उस सब के लिए भी जो है संविधान में उल्लेख करना पड़ता है, चेंजेस हुआ वो सब है, तो वो सब आर्टिकल 3 के अंतर्गत उल्लेख है। ज्यादातर जो प्रावधान है उसका संशोधन विशेष बहुमत है, मतलब संसद में जितने भी सदस्य उपस्थित हैं उस प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत से पारित होना है, स्पेशल मेजोरिटी का। और कुछ ऐसा है जिसमें संसद के स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ आधे से अलग अधिक राज्यों की भी सहमति, और ये ऐसी प्रावधान है, कम ही प्रावधान है जो राज्य की स्थिति को प्रभावित करता है। इस फेडरल व्यवस्था में राज्य की स्थिति को प्रभावित करता है। जैसे एक एग्जांपल दें हम लोग, राज्य की स्थिति को जो प्रभावित करने वाला क्या हो सकता है, जैसे राज्य का अधिकार है राष्ट्रपति के में वोट, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें किसी तरह का चेंजेस होगा तो होगा। अनुसूची 7 जो शेड्यूल 7 है, इसमें केंद्र और राज्य के बीच प्रशासन के विषय का बंटवारा है, केंद्र की सूची, राज्य की सूची, समवर्ती सूची है, इसमें कोई चेंजेस करना होगा तो फिर तरह का आधे से अधिक राज्य या फिर सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में कोई परिवर्तन करना होगा। मतलब है कि ऐसे प्रावधान जो राज्य की स्थिति को प्रभावित करते हो तो फिर उसमें आधे से अधिक राज्य की सहमति ले। तो ये 3 तरीके से होता है। 368 में ये 2 तरीके का उल्लेख है और एक जो है आर्टिकल 3 में। तो इस तरह से अलग अलग प्रावधान का संशोधन अलग अलग विधि से किया जाता है। अब एक जनरल प्रोसेस देखें, प्रक्रिया, संशोधन का जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है संसद द्वारा, तो क्या होता है, क्या किस प्रोसेस से, तो इस प्रोसेस को हम लोग को देखना है। क्योंकि संसद पारित कर रहा है तो वहां पर विधेयक आता है, तो बिल या प्रस्ताव जो पारित होने के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल या संविधान संशोधन विधेयक। तो ऐसा है कि विधेयक जो है, संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा, किसी के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, माने मंत्री परिषद के सदस्य द्वारा भी, या जो नहीं है मंत्री परिषद के सदस्य उसके द्वारा, माने प्राइवेट मेंबर बिल भी हो सकता है। उसको कहते हैं जो मंत्री परिषद के सदस्य नहीं है वो जो विधेयक प्रस्तुत करते हैं तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। तो ये हुआ विधेयक। और पहले किसी भी सदन में, पहले जो है कैन बी प्रेजेंटेड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, पहले जो है किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। अब वहां किसी भी सदन में जैसे हम लोग बोले, या तो पहले लोकसभा में किया गया या फिर राज्यसभा में किया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं भी किया गया। एक सदन पारित किया, दूसरा सदन में फिर जाएगा, जो प्रोसेस है 2/3 बहुमत से पारित होने का, दूसरे सदन में जाएगा, फिर 2/3 बहुमत से पारित करेगा। एक चीज यह है संविधान संशोधन विधेयक में कि अगर डिस्प्यूट हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 हाउसेस, मतलब एक सदन पारित करता है, दूसरा सदन नकार देता है, तो और जो दूसरे विधेयक होते हैं उसमें संयुक्त बैठक होता है, ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विधेयक होता है तो उसमें ज्वाइंट संयुक्त बैठक नहीं होता है। ये खास बात है इसमें ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगा, दोनों हाउस को इंडिविजुअली पारित करना पड़ेगा। अगर किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो विधेयक खत्म हो जाएगा, का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक सदन पारित किया, फिर दूसरा सदन पारित किया, फिर राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति के पास जाएगा तो उसको वो हस्ताक्षर करेंगे, और हस्ताक्षर करेंगे तो फिर वो बन जाएगा अधिनियम, अधिनियम हुआ। एक चीज और भी है कि जो संविधान संशोधन विधेयक होता है उसको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, उस पर पुनर्विचार नहीं हो सकता। और जो मतलब ये अंतर का बिंदु हुआ, और जो विधेयक होता है उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक है इसका पुनर्विचार नहीं हो सकता, पहले ही बार में उनको हस्ताक्षर देना होता है। हालांकि देरी करने का अधिकार है राष्ट्रपति को, हस्ताक्षर करने में इस देरी करने के अधिकार को कहा जाता है पॉकेट वीटो। ये भी वेटो लगा सकते हैं, लेट कर सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। ये है।
और अगर वो तीसरे प्रकार का है कि उसमें आधे से अधिक राज्यों की भी सहमति चाहिए, तो फिर यहां पर होने के बाद राज्य को भेज दिया जाएगा और राज्य के विधान पालिका में वहां पर वो साधारण बहुमत से ही पारित होगा। और आधे से अधिक राज्य की सहमति हो गई तो फिर जो है वो संविधान संशोधन में आ जाएगा, लागू होगा। तो यही है प्रोसेस पूरा संविधान संशोधन का। अब इसमें हम लोग एक चीज देखेंगे कि संसद को तो अधिकार दिया गया, संसद को अधिकार है। अच्छा, इसमें हम लोग आर्टिकल 3 के अंतर्गत जो प्रक्रिया है, जो कि वो भी संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है, उसका पूर्व में ही हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। किसी राज्य के नाम क्षेत्र सीमा में परिवर्तन करने का आसानी से, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो है इसका उल्लेख रहता है, तो उसका वेतन वगैरह परिवर्तन करना है जो है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख है। फिर विधान परिषद वगैरह का गठन जो होता है, तो उसका जो प्रोसेस है आर्टिकल 3 का ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं। अब जो है संसद का जो ये अधिकार है, तो संसद को अधिकार दिया और हम लोग देखें कि एडजस्टमेंट मतलब इवॉल्व करेगा भारतीय संविधान, परिस्थिति के अनुरूप कार्य करेगा, इसके लिए जो है ये व्यवस्था किया गया। लेकिन यहां देखना है किस सीमा तक, अप टू व्हाट लिमिट जो है पार्लियामेंट कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सीमा, किस सीमा तक, क्योंकि क्या उसको बिल्कुल बदल सकता है, एब्सोल्यूट पावर है चेंज करने का। तो इस संबंध में कुछ लीगल डेवलपमेंट है, कुछ प्रावधान है संवैधानिक, जिनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद उन सारे चीजों के बाद जो आता है वस्तु स्थिति, उसको देखेंगे। तो कहां तक, किस सीमा तक उसका जो है, यहां पर हुआ संसद का अधिकार, ये सीमा जो है किस चीज का, संविधान संशोधन की सीमा, किस सीमा तक वो संशोधन कर सकता है। तो संविधान में ऐसे अगर हम लोग नॉर्मली देखें, जो कि फंडामेंटल राइट टॉपिक हम लोग चर्चा कर चुके थे, उसमें आर्टिकल 13 लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट का, क्योंकि फंडामेंटल राइट एक लिबर्टी देता है। हमेशा एक डेमोक्रेटिक परिवेश में नागरिकों को एक स्वतंत्र वातावरण उपलब्ध कराने के लिए मौलिक अधिकार का व्यवस्था किया गया है। तो उसमें मौलिक अधिकार को सुरक्षित रखने के भी सारा प्रावधान है, और उसके लिए सुरक्षित रखने के लिए आर्टिकल 13 है। इसमें यह कहा गया है कि संसद या विधान पालिका द्वारा ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता है जिससे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो। मतलब ऐसा कोई भी लेजिस्लेटिव बॉडी है, संसद या विधान पालिका, उसका कोई जो है कोई कानून, कोई लॉ नहीं बना सकता, ऐसा लॉ नहीं बना सकता, क्योंकि वो अधिनियम बना के लॉ बनाता है, नहीं बना सकता जिससे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो। तो मतलब ऐसा जो है नहीं, उल्लंघन नहीं कर सकता। तो यही कहा है, रोक लगा दिया है, नहीं कर सकता, ऐसा संविधान का कानून है। लेकिन वस्तु स्थिति क्या हुई, वस्तु स्थिति इसलिए कि जो है एक चीज हम लोग देखें कि भारत में जैसे हर प्रजातांत्रिक परिवेश के जैसा भारत में भी रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है। कानून, लॉ, प्रशासन का काम ही है लॉ को लागू करना। तो लॉ जो है यहां पर हम लोग देखेंगे सोर्स क्या है लॉ का, भारत में भी देखें, क्योंकि जो हम लोग यहां पर हम लोग कानूनी वस्तु स्थिति देख रहे हैं, तो ये भी देखना है कि आखिर संविधान तो ऐसा कहा है, कुछ लगा है, लेकिन अंतिम वस्तु स्थिति क्या बना, तो कानूनी स्थिति। इसलिए सोर्स जो होता है, एक तो सब सर्वोपरि सोर्स है संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कानून है, उसके अनुसार देश का व्यवस्था चलेगा। फिर दूसरा जो है यह है संसद और विधान पालिका का जो अधिनियम है, वो भी कानून है, वो बनाता है, उसका जो अधिनियम है, एक्ट जिसको कहते हैं, वो भी कानून है, तो भी कानून का दर्जा प्राप्त है। या फिर जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जो निर्णय होता है, जजमेंट होता है, वो भी कानून है, उसको भी लागू होगा। तो सब कानून का सोर्स है ये सब। तो ये जो अंतिम रूप से कानून की स्थिति इन सब से होकर जो निकलता है, तो क्या है वस्तु स्थिति, वो हम लोग चर्चा करेंगे।
संविधान क्या कहा, संसदीय नियम क्या है, और इसमें इंटरप्रिटेशन जो सुप्रीम कोर्ट का क्या है। अंतिम रूप से कि कोई भी कानूनी प्रावधान होते हैं तो अंतिम रूप से जो निर्णय होता है सुप्रीम कोर्ट का, जो वो इंटरप्रेट करता है कि कानून में निहित बात क्या है, उसको हर किसी को मानना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यही अंतिम रूप देखेंगे कि किस सीमा तक संसद इसमें संशोधन कर सकता है। तो पहला हम लोग देखे थे कि ऐसा लिखा हुआ था संविधान में कि ऐसा संशोधन संविधान द्वारा संसद द्वारा नहीं किया जा सकता जिसे आर्टिकल 13 का उल्लंघन हो। तो ये तो संवैधानिक प्रावधान है। तो अब इसमें स्पष्ट तो एक सीमा हो गया कि मौलिक अधिकार का संशोधन नहीं कर सकता है संसद, कर सकता तो एक सीमा में बांध दिया उसको, मौलिक अधिकार का संशोधन ऐसा देखने से लगा। लेकिन इस बारे में इंटरप्रिटेशन क्या रहा सुप्रीम कोर्ट का, वो इस संबंध में आया एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का है कि ऐसा है तो क्या है इसमें मतलब। वो जजमेंट में क्लियर जो कहा सुप्रीम कोर्ट उसको हम लोग देखें, और वो केस था सुप्रीम कोर्ट का शंकरी प्रसाद केस, इसी नाम से जाना जाता है, शंकरी प्रसाद केस 1951 में हुआ था, ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था, उनका यह था इंटरप्रिटेशन, जो आर्टिकल 13 जो इस तरह का कर रहा है वो अंकुश नहीं है संसद के 368 के अंतर्गत जो अधिकार है उस पर नहीं अंकुश है। मतलब ये जो आर्टिकल 368 के अंतर्गत संसद को अधिकार दिया गया है तो वो आर्टिकल 13 उस पर बाधा नहीं है। तो 368 के अंतर्गत संसद जो है संविधान के बोला गया किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकता है, तो इसके मतलब है मौलिक अधिकार में भी कर सकता है, यही इंटरप्रिटेशन दिया, कर सकता है। बोला कि ये इसके दायरे में नहीं आता आर्टिकल 13 जो है, तो मतलब यही इससे निकला शंकरी प्रसाद केस से कि संसद आर्टिकल 368 में जो निहित अधिकार है उसका प्रयोग करके संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकता है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। ऐसा इंटरप्रिटेशन रहा सुप्रीम कोर्ट का शंकरी प्रसाद केस में। नेक्स्ट अगला डेवलपमेंट आया फिर सुप्रीम कोर्ट का, इसमें दूसरा इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि ये तो अधिकार है सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसका निर्णय सभी को मान्य है, सभी न्यायालय भारत में सभी को मानना पड़ेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अपने ही पूर्व के निर्णय में रिवाइज करने का अधिकार है, उसको कहते हैं रिविजनरी पावर सुप्रीम कोर्ट का। और रिविजनरी पावर का उपयोग यहां देखता है। अगला जो डेवलपमेंट है वो गोलकनाथ केस में हुआ, गोलकनाथ केस, इसका जजमेंट आया था 1967 में, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नहीं आर्टिकल 13 में जो बातें लिखी हैं वो अंकुश लगाता है संसद पर अंकुश लगाता है, और उसके अनुसार संसद मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकता है, यही बोला। अभी शंकरी प्रसाद केस का जो निर्णय था उसको एक तरह से रिवर्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसका बदल दिया कि नहीं कर सकता है। मतलब एक सीमा बांधा के संसद द्वारा संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मौलिक अधिकार में नहीं किया जा सकता। ये एक तरह से सीमा में बांधा संसद को। लेकिन चूंकि ये तो कानूनी सीमा हुई, संसद को भी नियम बनाने का अधिकार है, संविधान नहीं दिया है, एक्ट बना सकता है, और संसद ने उस एक्ट बनाने के अपने अधिकार का प्रयोग किया, और इसके बाद जो सीमा लगा था इसको संसद ने अपने ही नियम से ब्रेक किया, और उसको तोड़ने के लिए लाया संसद 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, जिसमें पारित हुआ। और इस एक्ट के द्वारा, फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संसद ने स्वयं को अधिकृत किया कि वो संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकता है। वो डिसेबिलिटी जो एराइज किया था गोलकनाथ केस के बाद, उसको खत्म कर दिया संसद ने अपने इस अधिनियम द्वारा। मतलब संसद ने जो है
अपने को अधिकृत कर लिया, empowered itself to amend any of the provision of constitution, माने उसमें अपने आप था, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। तो मतलब क्या है, संसद ने अधिकृत किया क्या कि किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकता है। ये जो सीमा था, जो गोलकनाथ केस के निर्णय के बाद उत्पन्न हुआ था संसद के संशोधन करने के अधिकार पर, उस सीमा को ब्रेक कर लिया। लेकिन फिर क्या था कि न्यायिक पुनर्वलोकन हुआ और वो जो है आया, इस पर फिर एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का था। इसके बाद केशवानंद भारती केस आया, केशवानंद भारती केस, वो 1973। वो जजमेंट था, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। सुप्रीम कोर्ट ने उसका अब की बार इंटरप्रिटेशन, क्योंकि ये जो अधिकृत किया था इस चीज का जांच हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उसके आलोक में बोला कि ठीक है, जो आर्टिकल 368 में अधिकार दिए गए हैं संसद को, उसका प्रयोग करके संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकता है। इस बात को माना, किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकता है, लेकिन इसमें शर्त लगा दिया, बशर्ते, ठीक है, यही शर्त है जो मेन है, संविधान के मूलभूत ढांचा में कोई परिवर्तन ना हो। बशर्ते संविधान के, जिसको कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत ढांचा, इसको क्या गया, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फ्रेमवर्क या बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं हो। तो यहां पर केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा को, उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब ऐसा है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है संविधान का, वो तो संविधान में लिखा ही नहीं है। व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, वो तो है ही नहीं। तो इस बारे में जो है, क्या होगा संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में जो अधिकार है कि क्या होगा, इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपने पास रखा, कि सुप्रीम कोर्ट के पास रहा कि क्या है, वो डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट पाएगा कि वो बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन है, तो वो उसको निरस्त कर देगा। बोला बेसिक स्ट्रक्चर का है तो ऐसा कैसे करेगा, तो बोला कि ये निर्णय लेगा किस तरह से, जुडिशियल रिव्यू करके, न्यायिक पुनर्वलोकन कहते हैं जिसको, बोलेगा इसको कहते हैं हिंदी में न्यायिक पुनर्वलोकन। तो उसके द्वारा जो है वो डिसाइड करेगा, निर्णय लेगा, और वो निर्णय जो है उसके अनुसार अगर पाएगा सुप्रीम कोर्ट के जो है, जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है का कंसेप्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर का जो वायलेशन हो रहा है, अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये जो है सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा। उसका उल्लंघन की स्थिति में क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट, ऐसे जो नियम बनाए गए हैं संसद के, उसको अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर करके, अल्ट्रा वायर्स घोषित करके उसको प्रभावहीन कर देगा, वाइड घोषित करेगा, जिसको प्रभावहीन है, इनइफेक्टिव हो जाएगा, प्रभावहीन, उसको समाप्त कर देगा। यही है कि तो न्यायिक पुनर्वलोकन करेगा, तो मतलब एक तरह से फिर से अब सुप्रीम कोर्ट के पास था अधिकार, सुप्रीम कोर्ट जज करेगा कि किस सीमा तक, तो मतलब एब्सोल्यूट पावर संसद के पास नहीं रहा, संसद पर फिर एक सीमा लगी। इस सीमा को संसद ने फिर से खत्म किया था, मिनर्वा ईयर, इसको आया, उसके बाद संसद ने खत्म करने के लिए 42वां संशोधन किया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये जो हुआ 1976 में, बहुत ही व्यापक संविधान संशोधन था, इतना व्यापक कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है, बहुत से प्रावधान में संशोधन था। लेकिन इस अधिकार के संबंध में जो
इसमें निहित प्रावधान था वो ये था कि संसद ने बोला कि जो वो संशोधन कर रहा है किसी भी संविधान के संशोधन में, तो वो संशोधन किए गए पार्ट पर न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार नहीं होगा, मतलब जुडिशियल रिव्यू उस पर नहीं कर सकता है। तो अंकुश लगा दिया बहुत से। जुडिशियल रिव्यू पर अंकुश लगाना एक तरह से फिर से पावर चला गया संसद के पास। तो मतलब कि संविधान संशोधन के मामले में, अनेक मामले में संसद ने सुप्रीम कोर्ट के या न्यायपालिका के न्यायिक पुनर्वलोकन करने के अधिकार पर अंकुश लगा दिया था कि नहीं कर सकते हैं। फिर से कह सकते हैं तरह से संशोधन का एब्सोल्यूट पावर चला गया था संसद के पास। लेकिन इस पर फिर एक अगला केस आया कि जो हुआ तो वो था कि सुप्रीम कोर्ट में फिर मामला गया, उसका फिर जुडिशियल रिव्यू हुआ और वो इंटरप्रिटेशन आया मिनर्वा मिल केस में 1980 में है। जिसमें ये वस्तु स्थिति उत्पन्न हुई, या फिर जो वस्तु स्थिति उत्पन्न हुई थी ऐसा इस 42वें संशोधन के द्वारा, उसमें उस प्रावधान का जुडिशियल रिव्यू किया गया कि इस तरह से किया गया है कि न्यायिक पुनर्वलोकन करने के अधिकार पर अंकुश लगाया गया। तो इसमें फिर न्यायिक पुनर्वलोकन किया और सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि न्यायिक पुनर्वलोकन जो न्यायालय का जो अधिकार है उस पर इस तरह से अंकुश लगाना वो अपने आप में मूलभूत ढांचे का उल्लंघन है, उसको मूलभूत ढांचे का उल्लंघन माना और इसलिए इस पार्ट को बोला कि नहीं, ये जो है मूलभूत ढांचे का उल्लंघन है, इसलिए इसको निरस्त कर दिया, इसको समाप्त कर दिया। मतलब हो सकता है, तो मतलब ऐसा है मिनर्वा मिल में क्या है कि जो है सुप्रीम कोर्ट के क्या था जुडिशियल रिव्यू जो था, जुडिशियल रिव्यू के अधिकार पर जो है अंकुश लगाया, उसको माना गया कि वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है इनके, और बेसिक स्ट्रक्चर का मानते हुए इसको क्या किया, स्ट्राइक डाउन कर दिया, स्ट्राइक डाउन, इसको वाइड डिक्लेयर कर दिया तो कि नहीं होगा, वो गलत है। तो वस्तु स्थिति क्या हुई कि 42वें संशोधन से पूर्व की स्थिति, मतलब अभी वस्तु स्थिति जो है कि संसद द्वारा संविधान के किसी भी प्रावधान में किया जा सकता है, संविधान में संशोधन हो सकता है, लेकिन का मूलभूत ढांचा जो है उसका उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और इस चीज की जांच करेगा सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्वलोकन के अधिकार के अंतर्गत। यही है अभी किस सीमा तक संसद अपने इस अधिकार का प्रयोग कर सकता है और संविधान से संशोधन से संबंधित प्रावधान और प्रक्रिया। इसको हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।